नाउ ऐसा कुछ जो हुआ है जिसको होना नहीं चाहिए था। अभी ये क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि हमारे देश में आम जनता को ये चीज़ अफेक्ट करने वाली है। क्योंकि जब देश डिजिटल बन रहा है, देश डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन को इतना बढ़ावा दे रहे, तो जुडिशरी को क्या प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल एविडेंसेस को एज एन एविडेंस एडमिसिबल बनाने के लिए, यानी कि मान्यता देने के लिए। तो बात यहाँ पर हो रहा है कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के। तो क्या हमारे इंडिया पर कॉल रिकॉर्डिंग करना इलीगल काम है या फिर ये एक लीगल काम है? अगर ये इलीगल होता है, कौन सा चीज इसको इलीगल बनाता है, कौन सा सजा आपको मिल सकता है? अगर कोई इंसान से परमिशन आप नहीं ले रहे हो, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को क्या कोर्ट में आप एविडेंस प्रमाण की तरह दे सकते हो? दैट्स द क्वेश्चन। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसे एक जजमेंट पास करे है जो बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं हाई कोर्ट या फिर उससे बहुत आगे हूँ, नो, आई एम रियली सॉरी, बट ये जो जजमेंट पास किया गया है ये बिल्कुल भी पास ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये एब्सोल्युटली एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ ये चीज को मैं समझाने की कोशिश करूंगी दैट कौन सा पॉइंट पर हाई कोर्ट यहाँ पर गलत है। जब वो मेंटेनेंस केस फाइल कर रहे थे, जब एविडेंस का स्टेज आया, हस्बैंड एक कॉल रिकॉर्डिंग के जिक्र किए थे। और यहाँ पर एक और बात बोल देती हूँ, मैं हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर निकल जा सकती हूँ, क्योंकि इस तरीके का जजमेंट मुझे एकदम बौखला देता है। ठीक है, अभी देखिए, तो एविडेंस स्टेज जब आया तो एक कॉल रिकॉर्डिंग वो पेश करने के बारे में कोर्ट को सजेस्ट किए, और वो पेश कर भी दिए सेक्शन 311 ऑफ द सीआरपीसी को इस्तेमाल करके, अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी आप सभी लोगों को जिनको पता नहीं है उनके लिए, धारा 311 ये बोलता है जो मटेरियल विटनेस है उनको एग्जामाइन करने के लिए कोर्ट उनको समन करके बुलाएंगे। हो सकता है आपका पहले टेस्टिमोनी ले लिया गया है या फिर री एग्जामिनेशन के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, सपोज आपको एज विटनेस पहले एग्जामाइन करा गया है और बाद में आपको फिर से बुला करके आपका एग्जामिनेशन कोर्ट कर सकते हैं। यही बोलता है सेक्शन 311। अभी सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एक आपको सर्टिफिकेट देता है, किस तरीके का, जहां पर आपको इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कोर्ट में पेश कर रहे हो, उसके साथ एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर एक सर्टिफिकेट देते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से एक सर्टिफिकेट यहाँ पर अटैच किया जाता है जब आप कोई एविडेंस कोर्ट में दे रहे हो। तो फैमिली कोर्ट क्या करते हैं, सब कुछ चीज को देखने के बाद बिल्कुल एडमिसिबल मान लेते, अलाउ कर देते हस्बैंड को जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसको कोर्ट में पेश करने के लिए। अभी वाइफ यहाँ पर बोलने लगते हैं दैट ये तो राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, मेरी कोई परमिशन नहीं लेकर के यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग किया गया है और ऊपर से इसको एविडेंस भी बनाया जा रहा है, तो ये प्राइवेसी इसके खिलाफ चला जाता है। दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी ऐसे में वाइफ चले जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट में वाइफ बोलते हैं दैट ये सरासर राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, तो इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। और हाई कोर्ट भी यहाँ पर देख करके बोलते हैं दैट हाँ जी आपकी बात बिल्कुल सही है, दैट PULC केस में बोला गया था दैट राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ जाता है अगर बिना अनुमति के ऐसा कोई इलीगल तरीके से आपके कॉल रिकॉर्डिंग कर देता है। तो यहाँ पर समझने वाली एक बात हो जाता है, यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है, कॉल टैपिंग नहीं हुआ है। कॉल रिकॉर्डिंग एब्सोल्यूट लीगल है इंडिया पर, कॉल टैपिंग नहीं है, क्योंकि कॉल टैपिंग को एब्सोल्युटली इलीगल बनाता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। अभी ऐसे में यहाँ पर देखिए हाई कोर्ट क्लियरली बोल दिया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ये एक बहुत ही प्राइवेट मुद्दा होता है जहाँ पर प्राइवेट लाइफ से जुड़ा हुआ कन्वर्सेशन हम लोग अक्सर करते हैं। अभी ऐसे में अगर कोई इंसान इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करने लग जाएंगे, वो सरासर आर्टिकल 21 का हनन करना होगा। दैट्स इट। यहीं पे ऑनरेबल हाई कोर्ट एक और केस के रेफरेंस दिए, दैट इज RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड मिस्टर X वर्सेस हॉस्पिटल Z। यहाँ पर भी हवाला दिया गया दैट आर्टिकल 21 का हनन करना होता है और राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ चला जाता है। और इसी के साथ ही साथ एक और केस का जिक्र भी यहाँ पर किया गया, दैट इज अरुणिमा अलियास आभा मेहता वर्सेस सुनील मेहता। ये केस पर भी बोला गया दैट ये एब्सोल्युटली आर्टिकल 19 एंड 21 का वायलेशन होता है। तो इस तरीके से अगर विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी कंसेंट आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो आपको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है अंडर सेक्शन 72 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब ये कहाँ का नियम है भाई?
जहां पर पूरा देश डिजिटल बन रहा है, पूरा देश इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं, सब कुछ मोबाइल पर ही होता है। हम लोग अपने बारे में जो चीज नहीं जानते हैं ना, गारंटी दे करके बता सकती हूँ हमारा मोबाइल फोन उतना जानता है। अब यहीं पर ये वाला आर्टिकल देखिए, ये औरत को जितना उनके बारे में नहीं पता था एक बॉयफ्रेंड में वो कौन सा क्राइटेरिया देखना चाहेंगी, ये इनको जितना पता नहीं था टिंडर को जितना पता था। हम लोग खुद इसको परमिशन देते। तो अगर ये केस का बात किया जाए तो एडवोकेट साहब मेक श्योर किए थे, एक सर्टिफिकेट फाइल वो किए थे अंडर सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इस हिसाब से उसको एडमिसिबल एविडेंस 100% मानना चाहिए था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जजमेंट एब्सोल्युटली गलत है। अब कौन सा पॉइंट पर गलत है मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट यहाँ पर RM मलकानी के केस को इस्तेमाल किए थे। ये जो केस हुआ था ये 1973 में हुआ था, जब मोबाइल फोन का उतना ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता था, ये एंड्रॉयड, ये आईफोन वगैरह होता ही नहीं था। मलकानी केस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा जिस प्रकार से फोटोग्राफ एक रेलिवेंट एविडेंस है, उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसको मान्यता देना पड़ेगा, एडमिसिबिलिटी उसका रहेगा, अगर वहां पर कोई भी कंपल्सिव मेथड या फिर कोअर्शन इस्तेमाल नहीं किया गया है। 3 क्राइटेरिया बोले। नंबर 1, जो कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में दिया गया है वो एब्सोल्युटली जो मैटर कोर्ट में हाजिर हुआ है उससे एक डायरेक्ट कनेक्शन रखता है एंड वो एक रेलिवेंट कन्वर्सेशन है उस केस को प्रूफ करने के लिए। नंबर 2, वो एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि कोई भी मैनिपुलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। नंबर 3, जो वॉइस वहां पर है वो एब्सोल्युटली आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सारे क्राइटेरियाज एकदम क्लैरिटी से बोल दिए। अभी यहाँ पर बात आएगा किस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो, आखिर में मेथड क्या है। तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट क्लियरली अनवर वर्सेस बशीर ये केस में बोल दिए। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी। सो एडमिसिबल इसको माना जाएगा कि नहीं, यहाँ पर आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आपके पास जो ओरिजिनल मोबाइल फोन है, मतलब जो फोन पर रिकॉर्डिंग किया गया है, उस ओरिजिनल मोबाइल फोन को आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हो। जिस भी मोमेंट आप अपना ओरिजिनल मोबाइल फोन कोर्ट को दे रहे हो, वहीं पर सेक्शन 62 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट अट्रैक्ट हो जाता है। इसको एक प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अब प्राइमरी एविडेंस मतलब इट इज द बेस्ट एविडेंस, ओरिजिनल एविडेंस बिफोर द कोर्ट। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये होता है, जो रिकॉर्डिंग आपके पास है उसको आप कोई CD में ट्रांसफर कर लीजिए और उस CD को कोर्ट में दे दीजिए, और वहीं पर आपको 65B का सर्टिफिकेट देना भी पड़ेगा। कोर्ट डेफिनेटली एडमिसिबल मानेगा सर्टिफिकेट के साथ। और ये कौन कह रहे हैं? अनवर PB केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहीं पर बिल्कुल साफ हो जाता है दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक एडमिसिबल एविडेंस है, इसके एक सेटल्ड पोजीशन है, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है, क्या उसको प्रिजर्व करना जरूरी है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को आपको एट एनी कॉस्ट प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर कोई भी एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग में उस रिकॉर्डिंग के ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन अराइज करेंगे, जो कि ओपोनेंट पार्टी 100% करेंगे ही करेंगे, वो लोग ये भी बोल सकते हैं इसको फॉर्ज किया गया है या फिर एक पार्ट को काट के रिमूव कर दिया गया है, उस पार्ट को फॉर्ज करके अटैच किया गया है, तो वहां पर आपको ओरिजिनल रिकॉर्डिंग को 100% प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा ऑथेंटिसिटी प्रूफ करने के लिए। सेक्शन 4 एंड सेक्शन 7 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये रिकॉग्निशन एंड रिटेंशन प्रोसेस के बारे में डील करता है। और अभी यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, जब एविडेंस कोर्ट में दिया जा रहा है दैट टाइम क्या आपको ओरिजिनल फोन कोर्ट को दिखाना पड़ेगा, मोबाइल फोन आपको देना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर 2 चीज बीच में आएगा, एडमिसिबिलिटी एंड वेरासिटी, ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एविडेंस। एडमिसिबिलिटी यानी कि मान्यता दिया जा सकता है या फिर नहीं। तो आखिर में कोर्ट मानेगा ही क्यों दैट ये जो वॉइस सैंपल यहाँ पर दिया जा रहा है ये ओपोनेंट पार्टी का ही है? तो ऐसे में ये डिपेंड करता है 2 चीज के ऊपर। अगर ओरिजिनल मोबाइल फोन आप दे देते हो तो इसको एब्सोल्युटली 62 के अंदर प्राइमरी एविडेंस के हिसाब से मान्यता दिया जाएगा, और अगर CD में डाल करके आप देते हो तो आपको यहाँ पर 65B का सर्टिफिकेशन जरूर देना पड़ेगा कोर्ट को। अगर यहाँ पर ऑथेंटिसिटी, वेरासिटी एंड रिलायबिलिटी के ऊपर बात किया जाए तो गांठ बात करके ले लीजिए, ओपोनेंट पार्टी ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। अगर ओरिजिनल एविडेंस एब्सेंट है तो वो लोग 100% बोलेंगे दैट ये फॉर्ज किया हुआ है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको जनरेट किया गया है। तो आज तो आपको पता ही है, अगर कोई भी इंसान के वॉइस 3 सेकेंड का सैंपल आपके पास है
तो आप उस 3 सेकंड के सैंपल को इस्तेमाल करके एक लंबा चौड़ा भाषण आप बना सकते हो। और अभी यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल डिटेल्स। तो कॉल डिटेल्स अगर आप प्रोड्यूस कर देते हो तो आपके पास एक सबूत आ जाएगा, डायरेक्ट एविडेंस आ जाएगा दैट 8:20 पर कॉल ये नंबर से ये नंबर पर गया था और यही नंबर का रिकॉर्डिंग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको किसी भी तरीके से फॉर्ज करना नामुमकिन होता है। अगर इस मोबाइल पर रिकॉर्डिंग आया है दैट मीन्स ये किधर से भी फॉर्ज नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर ही इसको स्टोर करके रखा गया था। नाउ अगर आपको वो रिकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड पर भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा। तो मेक श्योर आपके सेटिंग्स पर ये सारा चीज मतलब किया गया है तो रिकॉर्डिंग मेमोरी कार्ड पर सेव होगा, बल्कि मोबाइल फोन पर नहीं। और यहीं पर आपको ओरिजिनल मोबाइल फोन सबमिट करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ओरिजिनल मेमोरी कार्ड आप कोर्ट को दे रहे हो। दैट्स इट। यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आपको ये लिख करके देंगे दैट ये AI जनरेटेड नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके इसको जनरेट नहीं किया गया है, ये एब्सोल्युटली ओरिजिनल है और कोई भी छेड़छाड़ इसके साथ नहीं किया गया है। और अभी क्या ओरिजिनल को चैलेंज करना वेरी मच डिफिकल्ट होने वाला है ऑपोजिट पार्टी के लिए। तो 100% टाइम जरूर लगेगा और आपका जो बात है कोर्ट उसको मान के ही रहेंगे, क्योंकि एविडेंस एविडेंस होता है। एविडेंस ये प्राइवेसी के मतलब खिलाफ है। ये है अगर कोई आगे चल करके एडल्ट्री प्रूफ करना चाहेंगे, एडल्ट्री का एविडेंस क्या होता है, आपके पास फोटो क्लिक्स वगैरह मेडिकल एविडेंसेस वगैरह होना पड़ेगा। हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर है तो अगर हस्बैंड बोलने लग जाएगा तो एडल्ट्री प्रूफ करना यानी मेरा राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ जा रहा है, तो क्या एडल्ट्री हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे? तब जुडिशरी संभाल पाएंगे इस तरीके से। पर अगर कोई ब्लैकमेल करेगा तो बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड कोई एक दूसरे को एक्सटॉर्शन कर रहा है या फिर इंटिमिडेट कर रहा है, किस तरीके से वो प्रूव होगा? और अगर इस तरीके से जजमेंट वगैरह सामने आएगा ना तो क्राइम को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि अगर एविडेंस होते हुए भी हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो क्या फायदा। और यहाँ पर क्रिमिनल को बोले तू रुक अभी मैं तेरा कॉल रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, तो वो हमें करने देगा? अनुमति ले करके कॉल रिकॉर्डिंग किया जाएगा तो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर मैं स्ट्रांगली बताना चाहूंगी जो पार्टीज है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ वैल्यू मिला है, नॉलेज मिला है। एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों तक प्लीज शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वो DRDO साइंटिस्ट केस जहाँ पर 70 साल के एक साइंटिस्ट दादाजी एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में इंडिया के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करने लगे थे। तो आपको यहाँ पर क्या लगता है, प्राइवेसी का हनन है? कॉमेंट में जरा बताना प्लीज।